इन चीजें अभी स्टार्ट हुई हैं। तो कल एक क्वेश्चन दिया गया था। ये क्वेश्चन था, किसी ने रिजल्टेंट निकाला है? किसी का आया या नहीं आया? कितना आया है? 21? नहीं, दो टाइप में नहीं आएगी। यहाँ पे देखो करना क्या, थोड़ा सा एक बार पहले हिंट ले लो। ऐसे किए होगे तो सही है। ये हमारा एक्स हो गया, और दूसरा इधर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक्स डायरेक्शन में, ये तो पहले से जो चीज एक्स डायरेक्शन में, उसको कुछ नहीं करना है, ये तो पहले से है। अब देखो 50 क्या हमारा एक्स में था, नहीं था, तो 50 का इधर आएगा 50 cos 30, इसका 60 का 60 cos 120, और इसका 80 cos 210। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग एफ एक्स की बात करें, एफ एक्स इक्वल टू, देखो 40 तो पहले से है, 40 का कोई भी डायरेक्शन में हमें निकालना नहीं है। हम केवल एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो जो चीज पहले से एक्स और वाई में, उसमें कुछ नहीं करना है। तो 40 तो पहले से था। अब 50 का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 50 cos 30, 50 cos 30 हो जाएगा। और 60 का, ऐसे ही 60 का भी आएगा, तो 60 cos 120, 60 cos 120। और 80 का भी ऐसे आएगा, प्लस 80 cos 210। इसको किसी ने सॉल्व किया हो तो इसका आंसर बताओ कितना आया है। हाँ, -15 पॉइंट। तो माइनस आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, अलग अलग करो तो अलग अलग क्यों आएगा? नहीं, सबका यही आया होगा। माइनस में ना। हाँ, तो यही सॉल्व करो, यही आंसर है। अलग अलग करने पे कुछ गलत कर रहे हो गई। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, -30 आएगा। तो इसको -30 करोगे तब ना, ये भी हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। कैलकुलेटर से करने पे ये नहीं आ रहा है। कौन सा कैलकुलेटर है? तो उसमें देखो ऊपर क्या डिग्री लिखा है, ऐसे ऊपर देखो डी लिखा है एक छोटा सा। डिस्प्ले पे देखो एक डी लिखा होगा। डी लिखा है कि नहीं? नहीं नहीं, डिस्प्ले पे अंदर यहाँ डी लिखा है। जिसके में डी नहीं, आर लिखा होगा, उसका नहीं आएगा। लिखा है तुम्हारे में भी? हाँ, स्क्रीन पे अंदर। तो पहले शिफ्ट बटन प्रेस करो। शिफ्ट के साथ मोड करो। हाँ, और 3 प्रेस करो। हाँ करो, इक्वल करो 2 बार। हाँ। हाँ, अब करो। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एफ वाई निकालेंगे। तब तो तुम कैलकुलेट करो। एफ वाई, एफ वाई में क्या हो जाएगा, 40 नहीं रहेगा, क्योंकि 40 का वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। और रिमेनिंग जितने भी है उसी का हम क्या कर लेंगे, साइन के साथ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 50 cos 30 प्लस, कॉस नहीं है, ये साइन है ना। कॉस कहाँ से आ जाएगा, हम लोग इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sin 30। 60 cos 120, फिर से कॉस हो गया, साइन है ना, ये साइन है, ये साइन है। ठीक है। प्लस 80 sin 210, ये कितना आया सॉल्व करने में, 36.96। सबका आ गया? अब आ रहा है ना। तो कैलकुलेटर देखो, कैलकुलेटर गड़बड़ यूज करोगे तो कैसे आएगा।
हाँ वो तुम लोग उसी में कलाकारी करते हो, अगर किसी में कोई दिक्कत हो ऐसे ही कैलकुलेटर रीसेट कर लें, अगर आंसर में लगे कोई दिक्कत है। ऊपर ध्यान रखना केवल डी के अलावा कुछ रहना नहीं चाहिए, कैलकुलेटर में ऊपर डी लिखा रहे डिग्री में। ठीक है, तो ये हमारा एफ एक्स और एफ वाई आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना, रिजल्टेंट निकालना था ना। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अंडर रूट, तो हमारा ये कितना है 15.98, तो -15.98, माइनस का बहुत ध्यान रखना, 98 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 36.96। इसका स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल के बताओ कितना आया। कितना आ रहा है, 89 आ रहा है। अरे माइनस करोगे प्लस हो जाएगा ना। 39 कह रहे हो, आवाज तुम्हारी कंफर्म नहीं आ रही है। 14, इतना ज्यादा थोड़ा ना आएगा जी। हाँ ठीक है, कुछ ऐसा ही आएगा ना, इतना ज्यादा ज्यादा कैसे बता रहे हो। 40 पॉइंट, हाँ 27 न्यूटन। यहां तक तो कुछ लोग कर लिए होंगे। इसके बाद हमें क्या करना, डायरेक्शन निकालना है। और डायरेक्शन में कुछ लोग निकाले होंगे और बहुत कम लोग ही सही कर पाए होंगे, क्योंकि एक चीज यहाँ पे हमें समझने वाली चीज है, नई चीज है। यहाँ तक सबका आ गया, कमेंट में लिख के बता दिया करो। ठीक है, या बोल दिया करो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। एफ वाई कितना है, ये है, कितना है 36.96। हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, ये क्वेश्चन होमवर्क था। अब इसमें क्या था, मैंने बताया था कि कभी भी फोर्स को हमें क्या करना है, एक्स और वाई डायरेक्शन में हमें रिजॉल्व करना था। तो एक्स डायरेक्शन में हमारा 40 क्या था, पहले से एक्स डायरेक्शन में है तो 40 तो ऐसे लिख लेंगे। 50 का एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, 50 cos 30। 60 और 80 का 80 cos 210। इसको सॉल्व करने पे -15.98 आएगा। ये वैसे ही सॉल्व किया गया, क्योंकि सारा का सारा एंगल देखो कहां से है, एक्स एंगल से, एक्स एक्सिस से है ना। तो अगर एंगल एक्स एक्सिस से है तभी ये फार्मूला इफेक्टिव है, नहीं तो अभी कैसे किया जाता है उसको मैं आगे अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, अब 40, अब वाई डायरेक्शन में ऐसे ही, तो सारे को जितने भी हमारे सब थे सब साइन के साथ लिख दो। 40 हमारा क्या था पहले से एक्स डायरेक्शन में, तो इसका वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना है 36.96। जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ तक लिख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। तो इसके बाद हम लोग क्या किए, तो रिजल्टेंट निकाले थे। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो ये हम लोग सॉल्व किए, तो रिजल्टेंट हमारा आ गया। अब हमें क्या करना था, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन क्या होता है, एफ वाई बाई एफ एक्स। तो 36.96 माइनस 15.98। अब जब कैलकुलेटर में रखेंगे तो यहाँ पे समझने वाली चीज है
कि कभी भी एक चीज का दो आंसर होता है। अब कौन सा आंसर सही होगा वो चीज हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, माइनस में रखना है उसको। कितना आ रहा है? सबका यही आ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक्सिस कैसे काम करती है। जो हमारा एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इधर क्या होता है, प्लस एक्स होता है, ये ना, इधर माइनस एक्स, ऊपर क्या होता है, प्लस वाई, और नीचे क्या होता है, माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स किस डायरेक्शन में होगा, एफ, ये कौन सा एफ वाई है ना, ये एफ वाई है, तो एफ वाई इधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, प्लस एफ वाई है ना, और एफ एक्स क्या है, माइनस में है ना, देखो ये माइनस में है, तो माइनस वाला किधर होगा, इधर होगा ना। तो एफ एक्स इधर है और माइनस एफ एक्स इधर है, तो रिजल्टेंट हमारा कहाँ होगा, इधर होगा ना। लेकिन हमारा एंगल कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। अब ये सोचोगे ये कहां से आ गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो हमको ये एंगल मिल रहा है, देखो क्लॉकवाइज, देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई एंगल मेजर करते हैं तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, जब क्लॉकवाइज मेजर करते हैं उसे कहते हैं निगेटिव। तो ये एंगल हम लोग निकाल लिए हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 66.61। लेकिन एंगल हमें कौन सा चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, यहां से लेकर ये वाला। अब ये वाला एंगल कैसे आएगा, ये वाला एंगल कैसे आएगा, 180 से, अगर 180 से ये एंगल माइनस कर दें 66.66, तो ये एंगल आ जाएगा। तो निकाल के बताओ कितना आएगा। 113.39 ना, ठीक है, 394 ही है। अब एक बात देखो, कैसे हम जानेंगे कि दोनों आंसर सेम ही है, हम देखो लिखें, हमारा आंसर ये है। अब देखो यहाँ पे क्या, टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकाले ना। अब देखो टेन, इसकी वैल्यू निकालो, 10 माइनस 16.6 और 10 113 मिलाओ, देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। नहीं नहीं, 10 10, ये अल्फा है ना, तो 10 अल्फा, 10 माइनस 66.61 और 10 113.39, देखो दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब अल्फा की हमारी दो वैल्यू होगी, एक ये वैल्यू, दूसरी वैल्यू ये। अब हमको ये चूज करना कौन सी वैल्यू हमारी सही होगी। अब देखो रिजल्टेंट हमारा इधर दिखा रहा है, तो रिजल्टेंट कभी इधर हो ही नहीं सकता, रिजल्टेंट हमारा जो एफ एक्स और एफ वाई होगा हमेशा उसके बीच में होता है, ठीक है ना। अगर हमारा दोनों प्लस में होता तो रिजल्टेंट इधर आता, अगर दोनों माइनस में आ जाता तो रिजल्टेंट इसमें आता, ठीक है ना। अगर एक्स वाला प्लस में होता, वाई वाला माइनस में होता, रिजल्टेंट इसमें आता, ठीक है ना। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है, हमेशा दो वैल्यू होगी, उसमें से एक करेक्ट होगा। वो हम में कैसे डिसाइड होगा, कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, उससे डिसाइड होगा किस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है ना। नहीं नहीं, प्लस वाला आंसर नहीं होगा, हमें ये देखना, देखो यहाँ पे देखो, जो अभी हम लोग -66 निकाले हैं, ये नीचे वाला एंगल था। अब रिजल्टेंट क्या इधर होगा, रिजल्टेंट इधर नहीं होगा ना, रिजल्टेंट हमारा इधर होगा, क्योंकि देखो एफ वाई इधर है और माइनस एफ एक्स इधर है। तो हमेशा जो भी रिजल्टेंट हमेशा फोर्स के बीच में होता है। अगर ये ऐसे है तो रिजल्टेंट कभी इसके बाहर जा ही नहीं सकता, इसी के बीच में होगा, ठीक है ना। या अगर इसको कभी लिखना भी चाहो तो इसको लिखोगे क्लॉकवाइज, तो बेटर यही है कि ये वाला एंगल लिखो, एक्चुअल में यही एंगल हमसे पूछा जा रहा होता है और यही हमारा एंगल होता है, ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखना। हाँ हाँ, यही सही है, क्योंकि दो आंसर यहाँ पे आ रहा ना। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा ये तो हमें चूज करना पड़ेगा, समझ गए। हम्म। अब आगे बताएं, दूसरा क्वेश्चन। हाँ हाँ, यही आंसर सही है, तो लिखेंगे कि रिजल्टेंट इक्वल टू 40.27 एंड डायरेक्शन 113.39 फ्रॉम एक्स एक्सिस।
ठीक है। ये एंगल जो देखो इसी को मिला पीछे बढ़ाओगे तो इधर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग। अब हम्म, कुछ लोगों का पता नहीं क्या दिक्कत है कि माइक बोलते हैं तो दो दो बार आवाज सुनाई पड़ती सबकी। तो ऐसे लोग अपना माइक बंद करें, हमें लगा कुछ प्रॉब्लम होती होगी ईयरफोन में। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी तो हम लोग सारे फोर्स को क्या किए थे, एक ही एक्सिस से निकाले थे। अब लेकिन हमेशा ऐसा नहीं दिया रहता है, कभी कभी क्या रहता है। जैसे मान लो ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक। हम्म, मान लो क्वेश्चन ऐसे है, एक फोर्स इधर लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा फोर्स यहाँ लगा हुआ है, तीसरा फोर्स ये है, चौथा फोर्स ये है, ठीक है। अब इसमें एक्सिस दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा, ठीक है। मान लो ये है 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, और ये भी 10 न्यूटन है। अब ये एंगल तो दिया रहेगा ना कहीं से एंगल दिया ही जाएगा। ये ये एंगल मान लो 90 डिग्री दिया हुआ पहले से, और ये दिया है 60 डिग्री। अब ये एंगल भी दिया ही होगा, तो हम लोग बना लेते हैं, एक्सिस से बना लेते हैं तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा समझने में। ये देखो, ये हम एक्स एक्सिस बना लिए, ये एक्स एक्सिस हो गया। और ये एंगल मान लेते हैं हमारा ये है 45 डिग्री, ठीक है। अब ये 45 डिग्री दिया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा जी। और ये टोटल मान लो पूरा दिया हुआ है, ये मान लो दिया हुआ है 90 डिग्री। कभी कभी उसमें हमें ज्योमेट्री भी यूज करना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि कौन सा एंगल, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब खुद सोचो कौन सा एंगल क्या होगा। तो ये इतना एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। अब 45 होगा ना, क्योंकि ये टोटल इस लाइन पे टोटल कितना एंगल बन सकता है, 180 बन सकता है। 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, तो ये कितना होगा, 45 होगा। अब ये 45 होगा तो ये इधर वाला भी 45 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं वैसे सॉल्व करें। अब देखो ये एंगल यहाँ से दिया है, ये एंगल देखो यहाँ से दे दिया, ये एंगल यहाँ से दिया, ये एंगल यहाँ से दिया। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि हम सारे एंगल को एक्स एक्सिस से लिख लें, ठीक है ना। पहला तरीका ये है कि सारे एंगल को हम लोग एक्स एक्सिस से लिखेंगे। तो पहला तो देखो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा एक्स एक्सिस से कितना है, 45 है। अगर यहां से लेकर यहां तक लिखना चाहे तो ये कितना है, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, 135 ना, होगा कि हाँ। हाँ पूरा एंगल हो गया। अब ऐसे ही हम लोग को सारे एंगल निकाल लेते हैं। अगर हम लोग को यहां से लेकर यहां तक चाहिए तब कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 तो यहां तक है, और ये 45 कितना हो जाएगा, बस देखो 180 होगा, 180 तो यहीं तक हो जाएगा। 180, 45, 90, 45, 45 टोटल कितना हो गया, जोड़ना भी नहीं आता इसको। हाँ ठीक है। अब इसके बाद इसका एंगल कितना हो जाएगा, अब 225 में 60 और ऐड कर दो। एक तो ये तरीका है कि हम लोग सारे फोर्स को यक्स, किसका माइक ऑन है, कोई माइक ऑन किया इसलिए दो बार आवाज आ रहा है, म्यूट। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो सारे एंगल हम लोग कहाँ से,
लिख दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब 20 का एक्स से एंगल क्या होगा, 20 कॉस, देखो 20 का क्या हो जाएगा, 20 कॉस 45। सारे एंगल अगर एक्स एक्सिस से लिखे गए हैं तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करना है, सारे फोर्स को जितने भी एंगल हैं, अब ये इस 30 का क्या एंगल होगा, 30 कॉस प्लस 30 कॉस 135 डिग्री, ठीक है। प्लस अब ये देखो इस 10 का टोटल एंगल कितना है, 10 cos 225, 10 cos 225, और लास्ट वाला जो हमारा था ये भी हमारा 10 था, दूसरा वाला भी 10 है, तो हो जाएगा प्लस 10 cos 285। सॉल्व करके बताओ। इसमें हम लोग क्या किए हैं, सारे एंगल को एक जगह से लिख दिए हैं। नहीं समझ में, एंगल निकाला नहीं आ रहा है, ये एफएक्स वाला नहीं आ रहा है, ये वाला, ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ 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 हाँ, तो ऐड करना नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो ये कितना, ये 45 है ना, और यहाँ से यहाँ तक देखो 90 था, 90 ये बीच वाला एंगल था केवल, तो 90 और 45 ऐड करोगे 135 आएगा। अब यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ तक 135 था, और ये 90 और ऐड कर दो 225 हो जाएगा। अब यहाँ तक कितना हो जाएगा, 225 में 60 ऐड कर दोगे तो 285 हो जाएगा। सारे एंगल को अगर हम एक्स एक्सिस से लिख लें तो कुछ करना नहीं है, हम 20 सारे एंगल हम लोग लिखते जाएंगे, उसके बाद सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। तो वही लिखा है 20 cos 45 माइनस 11 पॉइंट, एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस न्यूटन, ठीक है। जो भी यूनिट फोर्स का दिया रहेगा उसी यूनिट में आएगा, ठीक है। अब ऐसे फटाफट सब लोग एफ वाई की वैल्यू निकाल के बताओ। जहां जहां कॉस है वहां वहां क्या हो जाएगा, सब जगह कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। जहां जहां कॉस है वहां वहां क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें वाई डायरेक्शन में निकालना है। जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में कैसे कंपोनेंट निकालना, वहां मैंने बता दिया, कैसे साइन होता है कैसे कॉस होता है, फिर से एक बार जाके वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उस वीडियो को नहीं देखेगा, धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। किसी को कोई डाउट हो पीछे जाके वीडियो जाके वहां पे देख ले, न्यूमेरिकल वहां भी बताया गया, कराया गया, लास्ट वाला लेक्चर दे, इससे पहले वाला लेक्चर देखे। पहले सब कुछ लिखो, सबको साइन के साथ लिखो। टू पॉइंट 15 पॉइंट, तो ये हमारा आ गया 18.62 न्यूटन। अब रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करोगे, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट।
कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, सही से करो। कितना आ रहा है? हाँ ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया कि जितने सारे फोर्स लगे हैं उसका रिजल्टेंट आएगा 21.91 न्यूटन। किसी का इसके आसपास आ सकता है, किसी का आ सकता है 21.9 या 21.89। तो सबका आंसर क्या होगा, सही होगा। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आंसर कैसे गड़बड़ हो गया। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर ही सकता है। कुछ लोग किसी के साथ कर रहे हैं तो सही है, कुछ लोग उसमें कामचोरी कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स, एफ वाई बाई एफ एक्स। 1, इसको सॉल्व करने पे 122 आ रहा है। -58 आ रहा है ना। तो दो वन है, दोनों आंसर है। 122.2 डिग्री एक आंसर आया, इसको सॉल्व करने पे दूसरा आ रहा है -58 पॉइंट। हाँ दूसरा जो आ रहा है, तो पहले तो ये आ रहा होगा -58.15 आया होगा ना। हाँ तो इस क्या किए होगे, जैसे पिछला क्वेश्चन था, इसका मतलब ये एंगल जो हमारा था इस वाले कोऑर्डिनेट में है। देखो हमेशा ये कभी कभी चेंज होता है, ये ध्यान रखना कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है। तो एफ एक्स माइनस में है तो एफ एक्स वाला माइनस वाला इधर हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस एफ एक्स हो गया। ठीक है, और प्लस एफ वाई हमारा इधर वाला है। तो हमेशा जो रिजल्टेंट होता है इसी फोर्स के बीच में कहीं ना कहीं लगेगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। तो रिजल्टेंट से जो ये एंगल अल्फा है बना लेना ऐसे, यही हमारा अल्फा है और यही अल्फा हमारा कितना है, 120 डिग्री है। दो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे, और कौन सा आंसर सही होगा ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो ये अल्फा हमारा 122.2 डिग्री है और इस रिजल्टेंट की वैल्यू हमारा 21.91 न्यूटन है। बिल्कुल बनाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा ना, बनाए रहेंगे उसको भी समझ में आएगा, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम अल्फा कहाँ पे दिखाए हो। तुम यहाँ पे जो देखो दो चीजें आएंगी, अगर दोनों प्लस में आएगा तो प्लस माइनस ऐसे ऊपर बना लो दो डायरेक्शन में, इसके हिसाब से बना सकती है। माइनस में आया तो एक माइनस में एक प्लस में, अगर दोनों माइनस में आए तो इस कोऑर्डिनेट में बनाओगे। ठीक है, तो हमारे लिए अल्फा रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है और हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। नहीं तुम सोचोगे -58 आया, -58 जब इसी लाइन को बढ़ाओगे ना, ये लाइन को आगे बढ़ाओगे तो यही वाला एंगल है -58। क्योंकि इस डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन एंगल मेजरमेंट करने के लिए जब ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, जब एंटी क्लॉक मेजर करते हो उसको पॉजिटिव मानते हो, क्लॉक को नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, एक होमवर्क लिख लो, इसको करके लाना। होमवर्क यही ऐसा ही है जैसे ये क्वेश्चन था। क्योंकि जब तक होमवर्क वगैरह करोगे नहीं तब तक कैसे समझ, देखो ये सब जितना करोगे उतना समझ में आएगा। अब देखो इसमें सब प्लस में आएगा, तो इसमें जो आंसर आएगा वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी हमको एंगल निकालना भी सीखना पड़ता है, तो हमको थोड़ी सी चीजें, देखो ये कोई फोर्स नहीं है नहीं सोचो फोर्स है। ठीक है, ये हमारा क्या डायरेक्शन है। हाँ, तो जिस तरीके से बताया गया अभी उसी तरीके से करो। एक तरीका और भी होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, हमें जोड़ना नहीं पड़ता।
लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे सब अलग अलग फोर्स दिया है, ये 120 दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है और अल्फा की वैल्यू निकालना है, जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, ये दोनों चीज हमें करना है, ठीक है, यही होमवर्क है आज का। कर लेना सब लोग जरूर। हाँ हाँ, जो लोग करेंगे वही लोग इस बार पास होंगे, क्योंकि देखो इस बार हो सकता है ऑफलाइन क्लास ना चले, ऑनलाइन क्लास चले और सीधे एग्जाम हो जाए, ठीक है। नहीं, एग्जाम तो ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि जुलाई अगस्त तक चीजें सही हो जाएंगी, और ऐसा ना हो कि जब जुलाई अगस्त में चीजें सही हो जाए और हमको कुछ ना आता रहे, ठीक है ना। तो उस समय क्योंकि ऑफलाइन क्लास मुश्किल है, देखो मई में तो कोई चांस नहीं है कि हम ही लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जुलाई हो सकता है जून में जाएं, तो हो सकता है जून में तुम लोग घर पे रहो या आना भी ना चाहो, तो जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा सीधे। कॉलेज बंद है जी, लॉकडाउन लग रहा है, लाइब्रेरी कैसे खुलेगा। नहीं नहीं, लाइब्रेरी बंद है, कॉलेज बंद है ना, एक्चुअली लॉकडाउन है इसलिए कॉलेज भी बंद है। हाँ, नहीं नहीं, फोर्स मैंने कभी कहा निगेटिव क्यों नहीं होता, फोर्स की डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा इधर 10 न्यूटन है, ठीक है, तो अब अगर इसको रिवर्स करना है, माइनस में लिखना है, तो बस इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, ठीक है, हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि देखो फोर्स एक्चुअल में निगेटिव नहीं, लेकिन फोर्स में डायरेक्शन तो है ना। अगर हम करें इधर प्लस है, इधर क्या होगा, इधर भी दोनों तरफ प्लस नहीं होगा ना, तो एक तरफ नेगेटिव होगा। वेक्टर को हम लोग प्लस और माइनस करना सीखे तो है ना। नहीं, कुछ नहीं हो सकता, जैसे हमने कहा देखो, अगर हम कह रहे हैं केवल 10 न्यूटन यहाँ ऐसे लिखे हैं, एक बार बताओ, ये 10 न्यूटन क्या निगेटिव है, हाँ? हम इधर बनाए माइनस एक्स में बनाया, लेकिन निगेटिव नहीं है। लेकिन आप कहें कि इसी 10 को हमें रिवर्स कर दो, तो हमको ऐसे बनाना पड़ता है। तो इन दोनों फोर्स को अगर एक साथ बनाएंगे, तब इसका मतलब है इसके रेफरेंस में इसकी डायरेक्शन अलग है, बस निगेटिव साइन यही इतना रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा तो कभी ये नहीं कहा जाता कि नेगेटिव में है, ठीक है, लेकिन अब दोनों एक साथ होंगे तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये चीज हमको यहाँ से पता चलता है, ठीक है ना। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो होमवर्क दिया गया उसको कर लेना। अब इसके अलावा एक नया टॉपिक है, बहुत छोटा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख। अब सोचो, फ्री का मतलब ये कोई भी ऐसा डायग्राम जिसमें केवल बॉडी हो और कोई भी चीज ना हो। जैसे मान लो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है कि उस बॉडी पे जितने भी फोर्स लगे हैं सभी बलों को एक मुक्त आरेख द्वारा निरूपित करने वाले पिंड को मुक्त पिंड तथा पिंड करने वाले आरेख को मुक्त पिंड आरेख। मतलब जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है, फ्लोर है मान लो, ठीक है, फ्लोर को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे डैश डैश करके दिया जाता है, और इसी पे मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, इसको पुल कर रहे हैं। अब पुल कर रहे हैं, तो अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम ये नहीं है, ये तो पूरा, बेटा कौन अनम्यूट कर दे रहा है जिससे दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखो, फोर्स को जब हम पुल करते हैं, तो अभी देखो ये तो हमारा हो गया, फोर्स पुल कर रहे हैं, जब फोर्स पुल करते हैं तो हमारा क्या लगेगा, इधर पीछे क्या लगेगा। अब देखो इधर पुल करेंगे, इधर खींचेंगे, तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर, ये ना होता है। इस पे क्या लगेगा, प्रतिक्रिया लगेगी ऊपर की तरफ लगेगी, इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम है, नहीं बिल्कुल नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम में ये सरफेस नहीं होना चाहिए, फ्री बॉडी का डायग्राम में दो चीज होंगी, क्या होगी, एक तो हमारी फ्री बॉडी होगी, क्या होगी, एक तो फ्री बॉडी होगी, केवल बॉडी होगी, उसमें कुछ कांटेक्ट में नहीं होगा, इसके अलावा इस बॉडी पे जितने भी फोर्स लगे होंगे वो होंगे। तो इसका मतलब ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, भले हम लोग बना लिए, इसका मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा होगा, केवल एक पहले बॉडी बना लो, ठीक है, कहाँ रखा है वो दिखाना नहीं है, ठीक है। पहला फोर्स हमारा इधर लगा था, इसको हमने दिखा दिया, ठीक है। अब ये इधर पुल कर रहे हैं तो एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हुआ, म्यू आर,
ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसका वेट किधर लगता है? नीचे लगता है, डब्लू। और इसकी प्रतिक्रिया किधर लगती है? ऊपर लगती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो ये डायग्राम अभी हमें मिला, इस डायग्राम में क्या है, एक बॉडी है, उस पे जितने फोर्स लगे हैं सारे फोर्स को हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, जबकि इसमें भी सारा फोर्स है, लेकिन इसमें फोर्स के साथ रिजिड बॉडी भी है, उसके अलावा किस रिजिड बॉडी पे सरफेस है, उस सरफेस को भी दिखाया गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में कभी भी सरफेस को नहीं दिखाया जाता है, कॉन्टैक्ट सरफेस कभी भी नहीं दिखाया जाता है, केवल और केवल जितने भी फोर्स हैं, वेट, रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जितने भी फोर्स है सारे फोर्स को हम लोग दिखा देते हैं। समझ में आ रहा है? अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, हम बता रहे हैं। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आएगा तभी तो फोर्स का एनालिसिस कर पाएंगे, हमें सरफेस का एनालिसिस थोड़ा ना करना है। मान लो एक कंटेनर है, ये ऐसे है, ठीक है। कभी कभी लाइन तो इतनी सीधी बन जाती है कि हमको ही नहीं भरोसा होता। मान लो, ये भी अच्छा बन गया। ये पे क्या, एक बॉल है ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा बॉल है जो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये फुटबॉल है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर मतलब 3D की बात हो रही है, सर्कल नहीं है। किसी के माइंड में ना सर्कल रखा गया है। सर्कल क्या होता है? 2D होता है सर्कल, मतलब ऐसे सर्कल। और ये क्या है? 3D है, स्फीयर है, गोला जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम बॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे रखा है, अगर हम कहें कि पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना हो तो कैसे बनेगा, हम बताते हैं। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हमें अलग अलग बनाना होता है। तो अगर हम लोग ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो पहले ए बनाएंगे। ए हमारा क्या होगा? ये हमारा हो गया पहला ए, ठीक है। पहले तो हम लोग बॉडी बनाएंगे, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब ए पे देखो कहां कहां फोर्स लगेगा। ए पे हमारा क्या, वेट किधर लगेगा? वेट तो हमेशा नीचे ही लगता, कुछ भी हो, ठीक है। और जो वेट होता है उसी के परपेंडिकुलर, जहां भी कांटेक्ट में होता है ना, जहां भी कांटेक्ट में होता है वहां पे क्या लगती है? प्रतिक्रिया लगती है, ठीक है। ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये मान लो 5 हो गया। जहां जहां ये कांटेक्ट में, वहां सब लिखा हुआ है। जहां भी कांटेक्ट में आता है वहां पे क्या होता है? प्रतिक्रिया लगती है। तो ये नीचे लगा हुआ है, तो इसका जो रिएक्शन लगेगा किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? R2। अब देखो यहाँ पे कांटेक्ट में है, 1 पे कांटेक्ट में है, इसका मतलब यहाँ भी एक रिएक्शन लगेगा। तो जो 1 पे कांटेक्ट है उसका रिएक्शन किधर लगेगा? ऐसे रिएक्शन लगेगा। ये क्या हो जाएगा? R1। अब यहाँ देखो, जो 5 पे कांटेक्ट में है, ये हमारा कैसे लगेगा? R5। तो इसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आया? चलो बी वाले का बना के देखते हैं एक बार, दूसरी बार बी वाले का देखते हैं। यहाँ पे देखो, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? पहले रिजिड बॉडी बना लो। हम लोग बी बना लिए, ठीक है। बी हो गया। देखो बी बीच में नहीं लिखते हैं, बी बीच में लिखते हैं तो उसी में सब मैच हो जा रहा है। बी हमने यहाँ लिख दिया कहीं पे, ये बी ही है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, ये हमारा बी है। अब इसका वेट किधर लगेगा तुम बताओ? वेट नीचे लगेगा। वेट नीचे लगेगा, तो यहाँ लिख दिया, हम क्या लिख दिया? WB। इसके अलावा जहां भी कोई सरफेस कांटेक्ट में होता है वहां पे क्या लगता है? प्रतिक्रिया लगती है, रिएक्शन लगता है। अब देखो 3 पे कांटेक्ट में है, तो 3 का रिएक्शन कैसे लगेगा? ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा। R3 ऊपर लगेगा ना। तो वही R3 चाहे नीचे से दिखाओ चाहे बीच से दिखा दो, तो हमारा ये क्या हो गया? R3। 3 पे कांटेक्ट में था इसलिए R3। अब देखो यहाँ पे भी कांटेक्ट में है, तो इसका प्रतिक्रिया लगेगा, इधर लगेगा। तो ये कैसे लगेगा? यहाँ पे ऐसे लगेगा, तो ऐसे ऐसे करके दिखा के ऐसे ऐसे दिखा दो, क्या हो गया? R4 हो गया। और कहाँ कांटेक्ट में है? जहां भी कांटेक्ट में है वहां पे रिएक्शन लगेगा ही हमेशा। यहाँ पे कांटेक्ट में है, ठीक है, तो ये ऐसे लगेगा। यहाँ पे कांटेक्ट में है तो ये ऐसे लगेगा, R5। तो ये चीज हम ऐसे दिखा देंगे, ये हमारा क्या हो गया? R5 हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। चलो एक आसान सा बनाते हैं, थोड़ा टफ हो गया लग रहा है।
एक थोड़ा सा आसान सा देख लेते हैं। देखो, मान लो अम, ये सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। मान लो यही रखा है, एक ऐसे एक स्फीयर रखा है, एक गोला रखा है, अभी कहेगा फुटबॉल रखा है मेरे को। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इधर खींच रहे हैं, F1 फोर्सेस को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अब कोई कहे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये तो कोई स्ट्रेट लाइन है जी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये टेढ़ी लाइन क्यों दिख रही है, ये एकदम स्ट्रेट, देखो ये भी गड़बड़ हो गया। तो अगर कोई कहे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? अगर हम ये कहें, हाँ, तो पहले सर्कल बनाएंगे, केवल फ्री बॉडी डायग्राम में केवल और केवल हमारा रिजिड बॉडी रहेगी और फोर्स रहेगा, तो सरफेस नहीं रहेगा, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। F1 किधर लगा, तो F1 ऐसे ही लग जाएगा, F1 में कोई दिक्कत है नहीं है। इसका वेट किधर लगेगा, वेट नीचे लगेगा, तो वेट हमने किधर लगा दिए, नीचे लगा दिए। अगर W1 W2 क्यों नहीं लिखा गया, एक ही फोर्स है तो मैं W1 W2 लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। और प्रतिक्रिया किधर लगे, अब देखो यहाँ कॉन्टेक्ट में है, तो प्रतिक्रिया किधर लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, वो क्या होगी, आर होगी, तो उसी आर को हम लोग यहाँ दिखा दिए। और सारे एक पॉइंट पे अगर मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सारे फोर्स अगर एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संगामी, पक्का, संगामी, संगामी, हाँ, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, और एक प्लेन में है, सारे एक ही प्लेन में है ना, तो उसे कहते हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट, मतलब समतलीय संगामी, ठीक है। अब दूसरा मान लो कि, हाँ हाँ, हम्म, नहीं देखो क्या होता एक्चुअल में होता, अरे देखो चला गया, यहाँ पे देखो ध्यान से फिर से बना देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि उस पे चला जा रहा है। यहाँ पे क्या है, जैसे ये देखो, एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये सरफेस हो गया। अब ये वेट क्या करती है, देखो ध्यान से समझो, ये देखो बार बार ये सब चीजें नहीं बताई जाती, तुमने पूछ लिया तो देख लो, ठीक है ना, क्योंकि पूछोगे तभी ना समझ में आएगा क्या बताना है क्या नहीं समझ में आ रहा है। अब ये बहुत अच्छी चीज है, अब यहाँ बहुत ध्यान से समझो, क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो इसका वेट है, वेट क्या करता है, वेट इस फ्लोर को दबा देती है ना, और वेट हमको पता है नीचे की तरफ लगती है। एक बात बताओ, कभी कभी हम जैसे मान लो ईंट लिए हैं, ईंट को हम लोग फर्श पे रखते हैं तो क्या अंदर घुस जाता है, नहीं जाता है। उसको बालू पे रखें तब अंदर चला जाता है, बालू में थोड़ा सा, पानी में रखें तो अंदर डूब जाता है। इसका मतलब है ये डब्लू, ये सरफेस पे रुकेगा कब, जब, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट इसी पे रखा जाता है तो सरफेस क्या करता है, इसको रोकने के लिए एक फोर्स लगाता है, क्या करता है, रोकने के लिए एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन कहते हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो सरफेस पे ही हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन मान लो ये प्रतिक्रिया बल ये सरफेस की एक किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे डिपेंड करेगा। अगर ये मिट्टी है तो मिट्टी में धस सकते हो, मिट्टी पे खड़े होकर ध्रुव दलदल होता है तो वहां पे रिएक्शन फोर्स बहुत कम लगता है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता ही नहीं है। अब हवा में कोई चीज रखना, अब ये सरफेस हटा लो तो ये नीचे नहीं गिर जाएगा। हवा में कोई चीज क्यों नहीं रुकती, क्योंकि हवा क्या करती है, ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगा पाती है। लेकिन कोई बहुत हल्की चीज होती है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा ले जाती है, तो जितना फोर्स लगाती है, ये सरफेस जो फोर्स लगाती है इस ऑब्जेक्ट पे, उसको हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अब इस प्रतिक्रिया बल को यहां लगा दें, चाहे इस फोर्स को यहां ट्रांसफर करके यहां लगा दें, दोनों में कोई अंतर है? फोर्स को हम लोग पढ़े हैं, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़े हैं, बलों के स्थानांतरणशीलता के अनुसार, कि फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे ट्रांसफर किया जाता है तो उसके इफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये फोर्स एक्चुअल में यहीं पे लग रहा होता है, इसको हम लोग ट्रांसफर करके ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू नीचे और आर ऊपर, और दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तभी तो इक्विलिब्रियम होंगे, तभी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ में आ गया प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रतिक्रिया क्या मतलब होता है, जैसे हम किसी को एक चाटा मारते हैं
किसी को एक चाटा मारते हैं तो हमको चोट क्यों लगती है? क्योंकि वो जो दूसरा सरफेस है, जो गाल पे मारे तो गाल भी एक फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, इस साइड में, तो इसलिए इस पे भी चोट लगता है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है ना? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही है, जितना फोर्स हम लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जितना फोर्स इस पे लगाती है वही फोर्स इतना इस पे लगाता है। अगर ये फोर्स कम लगा पाएगा तो ये ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, ठीक है? तो हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में पढ़ना है तो हमेशा बैलेंस रहता है, तो जहां भी सरफेस के कांटेक्ट में होगा वहां पे फोर्स लगेगा और इसी हमें रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है ना? हम्म, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? और इसके बाद कल क्लास करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे लामिस थ्योरम, ठीक है? ये देखो, इसको हाँ क्या कह रहे हो? हाँ जी, माउस से लिखते हैं।